अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपसे एनईटी के पेपर में पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनईटी के पेपर में आ सकते हैं 2025 में, क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ वो एनईटी का स्टूडेंट हूँ और मैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर के अंदर हूँ अभी एनईटी के अंदर ना। हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर। अब देखो हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि एनईटी में जब भी कोई जो स्टूडेंट है जब वो टेस्ट देता है ना, तो एनईटी में जो स्पेशली फिजिक्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपको ना वेक्टर्स का एक क्वेश्चन लास्ट में दिखेगा। उसके अंदर आपको वर्क पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन दिखेंगे। उसके अंदर आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन लास्ट में दिखेंगे। और उसके अंदर आपको जो है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये जो आपके पास 3 से 4 जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एनडी के हर एक पेपर के अंदर दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है वो चैप्टर्स हैं जो कि एनडी वाले आपसे पूछते हैं। साथ ही साथ एनडी वाले जो हैं वो ग्राफ का जो सवाल है वो भी लास्ट में पूछते हैं। तो अगर आपने जो है मेरी वो नस की वीडियोस नहीं देखी हुई उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर की हुई हैं, ठीक है। तो आप वो काइंडली एक बार देख लीजिए ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे रिवाइंड भी हो जाएं और न्यू कॉन्सेप्ट भी आप जो है वो सीख सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल्स टू आई माइनस का 2j प्लस का k एंड b इक्वल्स टू 4i माइनस का 4j प्लस का 7k, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू b। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू b। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना ही करना है। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये सबको पता है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का जिक्र आ गया। प्रोजेक्शन के केस के अंदर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दैट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, फिर ए के नीचे आपने बी लिखना है एंड देन बी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये ए बी जो है ना इसका मतलब ये है कि आपके पास ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है वो बी वेक्टर के ऊपर जो है वो आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये। अब वो आपसे कह रहे हैं कि हमें जो है वो आप ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करें, आप जो है वो बी को वहाँ भेज दें। ये हो जाएगा आपके पास फिर दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन बी। ये जो है वो इसकी एक एक्सप्रेशन बन गई। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है वो ए डॉट बी की भी वैल्यू निकालनी है और आप लोगों ने जो बी है उसकी भी वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास जो ए डॉट बी है, ओके, हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डेट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू, अब ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू उन्होंने ये गिवन की हुई है हमें, दैट इज ये आई माइनस का 2j प्लस का k। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दैट इज आई माइनस 2j प्लस का k, बीच में डॉट लगाया एंड देन बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 4i माइनस का 4j प्लस का 7k, दैट इज 4i माइनस का 4j प्लस का 7k। अब डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास जो i वाला है वो i से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास जो j वाला है वो j से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास जो k वाला है वो k से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमेशा ना जब i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i हमारे पास 1 होता है। ये भी जो है वो माजी के अंदर पूछी जाती है आपके पास एक्सप्रेशन, दैट इज i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू के डॉट के। ये आपके पास जो है इन सब का आंसर आपके पास 1 होगा, इसी वजह से क्योंकि इन सब की आपके पास जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है सेम। और डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसी चीज़ पर एप्लीकेबल होता है जब आपके पास जो थीटा है वो कैसा हो, 0 डिग्री हो, ओके। एक तो ये आपके पास जो है बोर्ड के लेवल के अंदर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ आपको एक ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होता है, दैट इज आपके पास होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। कभी कभी ना वो आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या फिर कभी कभी वो आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं और आपने जो है वो ए या लैम्डा या किसी भी जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप जो है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही अप्लाई करते हो। फिर आप कहते हो कि हमारे पास जो ए डॉट बी है वो 0 के बराबर हो गया, फिर ए को आप बी से जो है वो मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप जो है वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकाल
निकालते हो। ओके, तो ये भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो सवाल है वो इस तरीके से छुपे अल्फाजों में आ जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आई डॉट आई जो होगा वो मेरे पास 1 होगा और 4 1 मेरे पास होता है 4। ठीक है, माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस, जे डॉट जे 1 होगा और 4 2 मेरे पास होता है 8। नाउ के डॉट के मेरे पास 1 हो गया और 7 1 मेरे पास होता है 7। ठीक है, नाउ 8 प्लस 4 मेरे पास होगा 12 के, और 12 प्लस 7 जो होगा वो मेरे पास बराबर होगा 19 का। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 19, यानी कि ए डॉट बी का मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 19। सर इसके आगे यूनिट वगैरह लिखेंगे? इसके आगे अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो आप यूनिट लिख लो, क्योंकि ये मेरे पास कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटा सा आगे लिख लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, क्योंकि मेरी जो एक्सप्रेशन बनी हुई है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन बी। इसके नीचे जो ये बी है ना, ये बी, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास कोई भी वेक्टर हो, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है और अगर आप जो है वो उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज ए इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यानी कि आई के बराबर में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो मेरे पास एक्स है, जे के बराबर में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो मेरे पास वाई है, और के बराबर में मेरे पास जो चीज़ लिखी हुई होती है वो मेरे पास जेड है। अगर मैं बी वेक्टर यहाँ पे लिखूँ तो बी वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज़ 4i माइनस का 4j प्लस का 7k। ओके, अब देखो मेरे पास जो आई होता है, आई के बराबर में जो चीज़ लिखी है वो मेरे पास एक्स है, यानी कि जो ये मेरे पास 4 है ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है। जे के बराबर में मेरे पास जो चीज़ लिखी हुई है वो मेरे पास वाई, यानी कि ये माइनस का 4 जो है ये मेरे पास जो है वाई। के बराबर में जो मेरे पास चीज़ लिखी हुई है ये मेरे पास 7 है, यानी कि जो प्लस का 7 है ये मेरे पास जेड की वैल्यू है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इनका मैग्नीट्यूड। तो इनका मैग्नीट्यूड मेरे पास ये होगा दैट इज बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। नाउ एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ओके, वाई का स्क्वायर यानी कि दोबारा 4 का स्क्वायर, और एंड देन जेड का स्क्वायर यानी कि मेरे पास 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होता है। ठीक है, और 16 प्लस 16 मेरे पास बराबर होता है 32 के, एंड 7 का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है 49 के, यानी कि 32 प्लस का 49। जब आप 32 को 49 में जमा करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 81। ठीक है, और 81 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 81 का आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है 9 के, यानी कि आपके पास जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर का आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो बराबर होगा आपके पास 9 यूनिट्स के बराबर होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ अब जो है मुझे ए डॉट बी की वैल्यू भी पता चल गई। अब जो है मुझे जो है वो बी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी भी मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक्सप्रेशन बनाई हुई थी, यानी कि ये मैंने जो है वो एक्सप्रेशन बनाई हुई थी, ये वाली एक्सप्रेशन, और यानी कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन आ रही थी इसके अंदर जो है मैं दोनों के दोनों वैल्यूज पुट कर लूँगा, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से दिखाई देगा दैट इज ए बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। मेरा बेटा ए डॉट बी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 19, और जो बी है, बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है दैट इज 9। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा 19/9। ये इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, अ बल्ब फॉर 10 वॉट इज ऑपरेटिंग एट 120 वोल्ट, फाइंड द करंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पावर होता है ना, पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं दैट इज P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एंड देन लास्ट फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो है अगर आपका जो एग्जामिनर है, मेरा बेटा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो भी सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, मैं कोऑर्डिनेट हर एक से कर रहा होता हूं, तो मैंने मेजॉरिटी में देखा है कि वो पावर के फॉर्मूले में बड़े कंफ्यूज हैं। उन्हें ये वाली बात समझ ही नहीं आती कि पावर का कौन सा फॉर्मूला और कहाँ पे हमें जो है पावर का ये वाला फॉर्मूला, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखो पावर के 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपका जो एग्जामिनर है, अगर आपका एग्जामिनर जो है वो सर्किट के हवाले से क्वेश्चन ना पूछे, अगर जो आपका एग्जामिनर है वो वर्ड प्रॉब्लम के टाइप क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वो वर्ड प्रॉब्लम के टाइप है, इस क्वेश्चन में किसी भी सर्किट का जिक्र है, नहीं जिक्र है सर्किट का। ओके, तो अगर जो आपका जो एग्जामिनर है अगर वो सर्किट के हवाले से एक चीज़ें ना पूछे, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछे, जिस तरीके से
ये उसकी जो है वो एग्जाम्पल है। तो आप पावर में से जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा के मुताबिक आप इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अगर वो सर्किट के हवाले से नहीं पूछे। लेकिन अगर आपका जो एग्जामिनर है वो हो गया चालाक, और अगर आपका जो एग्जामिनर है अगर वो सीरीज सर्किट्स के हवाले से पूछे, यानी कि बहुत सारे जो बल्ब्स हैं, ठीक है, और जैसे बल्ब के केसेस के अंदर हमारे पास जो इशू हैं वो थोड़े से पलट जाते हैं, ओके, उसकी बात हम लोग अभी बाद में कर लेंगे। तो हमारे पास यूजुअली जो सीरीज के अंदर जो पावर का फॉर्मूला यूज होता है ना, वो हमारे पास होता है P=I²R। अगर आपका जो सर्किट है, ठीक है, अगर वो सीरीज नहीं है, आपका जो सर्किट है वो है पैरेलल, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला यूज होगा ना वो हमारे पास होगा दैट इज P=V²/R। ओके, ये वाली बात लिख लीजिएगा, ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। अब अगर मैं डाटा बनाऊं तो मेरे पास एक बल्ब है जो कि 10 वाट का है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है 120 वोल्ट पे, मुझे जो है वो करंट मालूम करना है। अब इन पावर के तीनों फॉर्मूले में से सबसे अच्छा जो फॉर्मूला इस डाटा में बैठ रहा है ना वो है मेरे पास P=VI, ठीक है। और सबसे आसान बात ये है कि जो मेरा जो एग्जामिनर है उसने वाली बात पूछी भी नहीं है कि ये मेरे पास सीरीज सर्किट है या मेरे पास जो है वो पैरेलल सर्किट है, ठीक है। तो मैं इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, लेकिन डाटा के मुताबिक, ओके। तो अब मुझे जो है वो करंट की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी दैट इज I=P/V। अब मेरे पास जो पावर है वो मुझे गिवन है दैट इज 10, और मेरे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 120। तो एक जीरो से आपके पास एक जीरो जो है वो मर जाएगा, और आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/12 एम्पियर। लेकिन हमारा एग्जामिनर इतना चालाक है कि वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो है वो आपको जितनी भी आंसर्स गिवन कर रहा है, ठीक है, वो आपको कर रहा है डेसिमल की फॉर्म में, यानी कि आपका एग्जामिनर चाह रहा है कि आप जो है वो इसको फर्दर जो है वो आप इसको डिवाइड कराएं। तो बस कोई मसले की बात नहीं, हम इसको फर्दर डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, आपके पास 1 अंदर जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम पॉइंट लगाएंगे, दोबारा जीरो बढ़ाएंगे। अब जो है ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, अब क्या करेंगे, ऊपर भी एक जीरो लगाएंगे और नीचे भी एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो है वो बासानी डिवाइड है वो हो सकते हैं ना। 12 1 सा 12 होता है, 12 2 सा आपके पास होता है 24 के, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, 12 5 सा 60, 12 6 सा 72, 12 7 सा आपके पास होता है 84 के, 12 8 सा 96, यानी कि ये इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 0.08 एम्पियर के बराबर, यानी कि 1/12 जो है ये आपके पास बराबर है 0.08 एम्पियर के, ठीक है। मजीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो ऊपर वाली चीज़ है वही चाहिए होती है। तो इसका आंसर मेरे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब देखो ये जो सवाल आपसे लिया गया है ये लिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक है। कहाँ से लिया गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लिया गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास खास बात ये होती है कि जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ये वेलोसिटी के बदलने से आती है, लेकिन इन सब का जो कॉज है ना वो हमारे पास अलग अलग होता है। क्या, पहले बात कर लेते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की। नो, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को छोड़ो, अभी सिर्फ एक्सीलरेशन के ऊपर फोकस करो। एक्सीलरेशन बॉडी के पास कब आएगा, मैं कहता हूं कि एक्सीलरेशन बॉडी के पास जब आएगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ, ओके, जब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब मसला ये है कि जो ये वेलोसिटी है ना ये भी, ये बड़ी चालाक है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। यानी कि जब बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी जो है बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आएगा, और जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी जो है वो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन ही आएगा। अभी बड़ी चालाक की वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताऊं क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास ये होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होती है ना वो बॉडी के पास कहाँ से आती है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बॉडी के पास जब आएगी जब बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोबारा सुनिए, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जब चेंज होगी फिर बॉडी के पास जो है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आ रही होगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब आएगी, जब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। लेकिन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और साथ ही साथ बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उस सूरत में बॉडी के पास जो एक्सीलरेशन आएगी वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इनमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक अदद सर्कल है, लेट्स सपोज कि सर्कल है,
ओके। अब जब मेरे पास ये सर्कल है तो सर्कल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि ये सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। और सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक का किनारे तक का जो फासला होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, दैट इज आर। अब लेट्स सपोज कि बॉडी ना ऐसे जा रही थी, ठीक है। ये है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बॉडी स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन नतीजे में क्या हुआ, नतीजे में मेरे पास जो बॉडी है, ठीक है, ये थोड़ी सी कर्व हो गई, ठीक है, और बेंड हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट हुई है। ओके ना, फिर बॉडी जो है वो एक सर्कल में रोटेट कर रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो बॉडी की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो कैसी हो रही है, वो हो रही है मेरे पास चेंज। तो बॉडी के अंदर मेरे पास क्या आएगा, बॉडी के अंदर मेरे पास जो है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, जिस तरीके से इस केस के अंदर हो रहा है। और बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा हो, तो बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो पहला केस है दैट इज सी, यहाँ पे बॉडी की जो वेलोसिटी लेट्स सपोज मान लेता हूँ वो है 10 मीटर पर सेकंड। अगले केस के अंदर यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास बॉडी के पास जो क्या आ जाएगा, बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होती है, अब ये भी एक अदर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ना, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। मेरा बेटा मैं सिर्फ वाली बात ही पता लगा सकता था कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ वो दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ, मैं हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं हर एक चीज़ की जो ओरिजिन है वो बताता हूँ कि भाई वहाँ पे बात चल क्या रही है, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो इशू है वो ना हो। और ये वाली बात मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई अगर आप मेरी वीडियोस भी देख लोगे ना, तो उसमें अगर जो थ्योरी है ना वो भी 80% या 90% मैं खुद ही अपनी जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं थ्योरी कवर कर रहा होता हूँ। ये सारा थ्योरी का पार्ट है हमारे पास, ओके ना। तो बॉडी की जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, बॉडी की सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ अब ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, अब यहाँ पे भी एक्सीलरेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास होगी अलोंग द टेंजेंट। कहाँ होगी, आपके पास होगी अलोंग द टेंजेंट। यानी कि ये ब्लैक कलर जो है ना, ये ब्लैक कलर, ये आपके पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। और टेंजेंशियल जो है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये वाला, ये आपके पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। अब अगर आप गौर से देखें तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, यानी कि ऐसे आ रही है, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपके पास जो है वो उल्टे हाथ पे ऐसे जा रही है। इन दोनों के दरमियान का बनने वाला जो एंगल है ना, वो है आपके पास 90 डिग्री। यानी कि द एंगल बिटवीन द सेंटीपिटल एक्सीलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज 90 डिग्री। ओके नाउ अगर मुझे नेट एक्सीलरेशन पता लगानी है, अगर मुझे नेट एक्सीलरेशन पता लगानी है कि भाई बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, बॉडी के पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन भी है, आप काइंडली नेट एक्सीलरेशन पता लगा लीजिए। तो नेट एक्सीलरेशन का मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, दैट इज ए एन इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस का ए टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सुनो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो कि 90 डिग्री था वो हमारे पास राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक इन रेडियन पर सेकंड इज। मेरा बेटा ये भी जो आपके पास क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, मतलब कि उसके टॉपिक से लिया गया। अब हमारे पास जो घड़ी होती है ना, घड़ी जो हमें जो है जो वॉल क्लॉक है हमारे पास, वो हमारे पास घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी के हमारे पास 3 एंड्स होते हैं, ठीक है। वन इज आर एंड, अदर इज मिनट एंड अदर इज सेकेंड हैंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई मुझे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी पता लगा के दिखाइए, तो एंगुलर वेलोसिटी का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है डेट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। अब मेरे पास आर एंड हो, मेरे पास मिनट एंड हो, या मेरे पास जो है वो सेकंड एंड हो, सबका मेरे पास जो थीटा होगा वो 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि सब जो है वो 360 डिग्री में रोटेट करती हैं।
लेकिन इन सबका टाइम मेरे पास अलग अलग होगा। मेरे पास जो आर एंड है वो अपना जो एक टाइम है ना उसका, वो 12 घंटे में अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है। भाई हमारे जो दिन होता है, एक तो दिन के 12 बजते हैं और एक जो है वो हमारे पास रात के 12 बजते हैं, और एक और भी 12 बजते हैं जो कि शक्लों पे बजते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो सुई जो घंटे बताती है वो 12 घंटे बाद अपना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है। 9 मिनट एंड, मिनट एंड जो है वो कितने घंटे बाद अपना साइकिल कंप्लीट करती है? मेरे पास जो मिनट एंड है वो हमारे पास 1 आवर बाद जो है वो अपना ए साइकिल कंप्लीट करती है। और मेरे पास जो सेकंड एंड है वो कितने टाइम बाद अपना साइकिल कंप्लीट करती है? मेरे पास जो सेकंड एंड है यानी कि घड़ी की वो सुई जो मुझे सेकंड बताती है, वो जो है वो 1 मिनट बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही होती है। तो ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछा द एंगुलर स्पॉट, द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक इन रेडियन पर सेकंड इज, यानी कि सेकंड हैंड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। ठीक है, थीटा की जगह पे मेरे पास आ गया 2 पाई, और टी की जगह पे मेरे पास आ गया 1 मिनट। लेकिन वो मुझसे सेकंड में पूछ रहा है, तो 1 मिनट के अंदर मेरे पास 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2 पाई अपॉन 60। ना 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है, और 0 का 0 मेरे पास एज इट इज आएगा। तो ये हो गया मेरे पास पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड मेरे पास जो है वो इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एम्पलीट्यूड इज द प्रॉपर्टी ऑफ। देखो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड ना हमारे पास ये जो लाउडनेस है, जो हमारा पिच है, सॉरी पिच की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, PITCH, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास नन है, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है ना, या फिर ये मेरे पास जितने भी ऑप्शन हैं, ठीक है, नन तो नहीं, बेसिकली मेरे पास जितनी भी ये 3 ऑप्शन हैं, ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास साउंड की। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? लेट्स सपोज कि मेरे पास है साउंड वेव इस तरह। ठीक है, ये मेरे पास जो ये द हाइट ऑफ द वेव होता है ना, ये द हाइट ऑफ द क्रस्ट या हाइट ऑफ द ट्रफ, यही मेरे पास जो है वो एम्पलीट्यूड होता है। अब मेरे पास जो ये एम्पलीट्यूड होता है ना, ये जितना ज़्यादा होगा, मेरे पास जो बॉडी की लाउडनेस होगी, यानी कि जो साउंड की जो लाउडनेस होगी, वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरे पास जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ही मेरे पास जो आवाज़ होगी वो कितनी होगी? वो मेरे पास लाउड होगी। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी है? वो लाउडनेस की प्रॉपर्टी है। ओके, और जितना ज़्यादा मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा मेरे पास साउंड की जो लाउडनेस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मेरे पास जो लाउडनेस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, दैट इज लाउडनेस इक्वल्स टू एनर्जी एमिटेड per unit time and per unit area. It is known as loudness, that is L equals to E by T upon area. अब मेरे पास जो एक जो सवाल आया था वो मेरे पास आया था नस्ट के पेपर में। नस्ट के पेपर में जो सवाल आया था ना, वो मुझसे पूछ रहा था दैट इज कि आप मुझे वाली चीज़ बता दीजिए कि जो लाउडनेस होगा उसका यूनिट क्या होगा। उसने लाउडनेस तो नहीं पूछा था, खैर उसने हमसे इंटेंसिटी पूछा था। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी को भी यहीं से डिफाइन करते हैं। हम इंटेंसिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इट इज़ नोन एज इंटेंसिटी। ओके, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू ई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अभी जो मेरे पास ई अपॉन टी है ना, ये जो मेरे पास ई अपॉन टी है, ये मेरे पास पावर है, यानी कि पी अपॉन ए। अब पावर का मेरे पास जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, एरिया का मेरे पास जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी का यूनिट मेरे पास क्या होगा? मेरे पास होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है वो लाउडनेस की प्रॉपर्टी है। और किसी का अगर मेरे पास जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी ऑटोमेटिकली मेरे पास कैसी होगी? वो भी ज़्यादा होगी। Now question number 6. The minimum amount of energy required to break nucleus into its constituent particles is known as binding energy. क्योंकि binding energy हमारे पास वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, या फिर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन भी यही है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए कि आप जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक कर सकें, वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन रिपेल करके हमारे पास एक दूसरे से दूर क्यों नहीं हो जाते? तो आंसर है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी ही है तो जो कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक न्यूक्लियस में
प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन के बावजूद भी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस में इकट्ठा रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है जैसे 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 हमारे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है अगर वो इंक्रीज होता रहता है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाती, और ये भी हमारे पास जो है वो इतनी डोमिनेंट नहीं हो पाती कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन के जो रिपल्जन है उनको रोक सकें। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे पास जो एमडी कैट है उसके अंदर वाली चीज़ पूछी गई थी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है। देखो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना वो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी का की जो मेजरमेंट है वही आपके पास क्या बताती है, वही आपके पास टेम्परेचर आपको बता के दिखाता है। ठीक है, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम हमें हीट दे देगा, यानी कि जो डेल्टा क्यू होगा वो इस केस के अंदर मेरे पास जीरो होगा। नाउ आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो मेरे पास कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर मेरे पास जो सिस्टम का वॉल्यूम है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा, जिसकी सूरत में मेरे पास जो वर्क डन होगा, ठीक है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, वो मेरे पास कैसा होगा, वो मेरे पास जीरो होगा। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मेरे पास जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो कैसा होगा, वो मेरे पास होगा कांस्टेंट। तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमारे पास आइसोथर्मल है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ फोर्स एफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इक्वल्स टू 6 न्यूटन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि मुझे जो है वो एफ का एंगल पता लगाना है एक्स एक्सिस के साथ। ना अब हमारे पास जो अगर मैं वेक्टर की डायग्राम बनाऊं तो वेक्टर की डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, दैट इज ये मेरे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स है, ये मेरे पास जो है वो लेट सपोज एफ वाई है, और ये मेरे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि एफ। अब मैंने एफ को ब्रेक किया है उनके उनके कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये कहलाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी गिवन वेक्टर को ब्रेक करना उसके कंपोनेंट्स में, वो कहलाता है आपके पास रेजोल्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, मेरे पास एफ जो है वो ब्रेक हो गया एफ एक्स में और एफ वाई में। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है वो काइंडली ये वाला एंगल निकाल के बताइए कि ये एंगल कितना होगा। अब क्योंकि ये मेरे पास जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू मेरे पास 6 है, एफ एक्स की भी वैल्यू है वो भी मेरे पास 6 है, तो 6 × 1 = 6 और 6 × 1 = 6, यानी कि टेंजेंट थीटा जो है वो मेरे पास आ रहा है 1। अब ये जो मेरे पास टेंजेंट थीटा है ये अपनी वैल्यू 1 कब देता है, टेंजेंट थीटा अपनी वैल्यू 1 जब देगा जब मेरे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू। देखो न्यूटन रिंग्स जो हमारे पास होगी ना वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म से होगी। थिन फिल्म क्या होता है, थिन फिल्म मेरे पास कोई भी एक ऐसी सरफेस है जिसकी जो थिकनेस है, जिसकी जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं थिन फिल्म। और इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो वेव आपस में जब मिल जाती हैं तो वो इंटरफेरेंस कहलाती हैं। ओके, जिसकी वजह से उनका जो एम्पलीट्यूड होता है और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें जो है वो हमारे पास चेंज आता है। तो हमारे पास न्यूटन रिंग्स के अंदर जो होता है वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म जो है वो न्यूटन रिंग्स बेसिकली जो है वो उसको करता है। और हमारे पास जो सेंटर स्पॉट होता है न्यूटन रिंग्स का, हमारे पास जो सेंटर स्पॉट है न्यूटन रिंग्स का वो हमारे पास डार्क होगा। वो हमारे पास कैसा होगा, वो होगा हमारे पास डार्क। और उस वक्त हमारे पास जो इंटरफेरेंस वो करेगा ना वो कंटिन्यूस इंटरफेरेंस उसमें करेगा। ठीक है, कैसी इंटरफेरेंस होगी वो होगी तो हमारे पास कंटिन्यूस इंटरफेरेंस, लेकिन वो हमेशा हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास डार्क होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास ये होता है कि एक कॉइल का हमारे पास जो करंट होता है, ठीक है, हम उसको चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो लिंक होती है सेकेंडरी कॉइल के साथ वो चेंज होती है, और उसकी वजह से हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाती है सेकेंडरी कॉइल में। और अगर हमारे पास वो कॉइल जो है अगर वो क्लोज सर्किट में है तो उसके अंदर करंट भी मूव होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास जो फिनोमिना है वो कहलाता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है अगर वो आइडियल हो तो पावर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर हमारे पास अगर कोई भी जो ट्रांसफार्मर है अगर वो आइडियल हो तो इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास सेम होंगी। तो अगर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 100% हो तो हमारे पास उसकी जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के बराबर आ जाएगी। हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट होता है सेकेंडरी कॉइल का वो कम होता है और हमारे पास जो करंट होता है प्राइमरी कॉइल का वो ज़्यादा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो वोल्टेज होता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का वो कम होता है और वोल्टेज जो होता है प्राइमरी कॉइल का वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट होता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का वो ज़्यादा होता है और हमारे पास जो करंट जो होता है प्राइमरी कॉइल का स्टेप डाउन में, ठीक है, वो क्या होता है वो हमारे पास कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि एनईटी के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।